Good morning and giant student. So let's start history and chapter first the French Revolution. आज जो हम सब बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। हालांकि हमने क्लास में भी कुछ बता चुका है, लेकिन मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। चूँकि इस पैंडेमिक में इस तरीके की समस्याएं रहेंगी तो घर से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो मैं फिर से चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। सभी लोग बच्चों जिनके पास बुक है ध्यान से बुक देखें और सुने और समझने की कोशिश करें। आई होप कि सबको समझ में आएगा। हालांकि क्लास में हमने 2 बार ये डिस्कस कर चुका है, मैं फिर से शुरू करता हूँ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की कहानी है 14 जुलाई 1789 का। एक पूरे पेरिस में एक चेतावनी भरी सुबह थी। सुबह वो थी कि the king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some of 70,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form people's militia. They broke into the numbers of government buildings in search of arms. तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इसमें यह था कि जो पेरिस के लोग हैं उनके अंदर एक अफवाह फैल गई थी कि जो उस समय का जो राजा है लुई 16 वो अपने आर्मी को क्या के सबके ऊपर गोलियां दगवा देगा, जिससे सारे लोग मार दे जाएंगे। तो फ्रांस में पेरिस में बेसिकली इस तरीके का रूमर फैल गया। तो उस दौरान लगभग 7,000 आदमी और औरत मिल करके एक समूह बनाए, पीपुल मिलिटिया बनाए कि हम इनका सामना करेंगे। और जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह थी इसमें सब लूट खसोट करना शुरू किए आर्म्स के तलाश में कि भाई बंदूक वगैरह मिल जाएगा तो हम भी राजा के सिपाहियों से लड़ पाएंगे। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by the all because it stood for the despotic power of king. The fortress was demolished and its stone fragmented were sold in the markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction. तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि फाइनली कुछ ग्रुप जो है कि बास्तिल जेल की तरफ से आगे बढ़ा और उसके दीवारों को तोड़ता हुआ बास्तिल जेल गया इस इरादे से कि वो कोई बंदूक वगैरह उन्हें चूँकि जेल है तो वहाँ पे बंदूक बम वगैरह तो होगा तो वो लूट पाएंगे। इस दौरान जो बास्तिल जेल का कमांडर था वो भी मारा गया और बाकी ऑलमोस्ट सारे सैनिकों को ये लोग जो समूह थे, जो क्रांतिकारियों का ग्रुप था, सबको आज़ाद करा दिया बच्चों। और साथ ही साथ ये लोग वहाँ जो भी बंदूक वगैरह थे सब लूटते गए और किले को पूरी तरीके से तोड़ दिया। किले जो कि डेप्नोटिज्म का एक सिंबल था उसे तोड़ करके लोग मार्केट में बेच दिए। मार्केट में बेच पैसे कमाने के लिए इसलिए नहीं कि इस किले को तोड़ने में हम भी सहायक थे। तोड़ तोड़ के लोग उसके एक एक पत्थर को लोग मार्केट में बेच दिए ताकि हमेशा के लिए ये याद रहे। The days that followed saw more rioting both in the Paris and the countryside. Most people were protesting against the high prices of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि उस दौरान अ, लगातार एक से बढ़कर एक वो क्या है फ्रांस में रेवोल्यूशंस होते रहे हैं। लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करना शुरू किए। ब्रेड के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो लोगों सबके अंदर बस एक ही भावना आती है कि जो राजा है उस समय उसे क्या है गद्दी से बाहर किया जाए, उसे क्या है जो है कि राजशाही ख़त्म कर दी जाए। और ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया किस तरीके से ये चीज़ें हुई
कैसे ये हुआ इसको हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो अभी तक कहानी जो चल रही है फ्लैशबैक में चल रही है कि कैसे किस तरीके से लोगों के अंदर रिवोल्यूशंस की भावना जागृत हुई, क्या राजा के अंदर कमियां थी, आखिर किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर गए, जगह जगह प्रोटेस्ट करना शुरू, इन सारे विषयों को हम आगे देखेंगे। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस दौरान 18th सेंचुरी के दौरान वो कैसी थी, ये बहुत जो है कि मायने रखता है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच, सॉरी कहा क्या, ये है दूसरा पार्ट। देखिए लिखा फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब जो उत्तर 18वीं सदी थी उस दौरान फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो किस तरह बटी थी, कैसे विभाजित थी, इस विषय में हम लोग बात करें। बेसिकली देखिए वो जो सोसाइटी थी वो 3 अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी। एक जो पहले स्टेट्स में होते थे, स्टेट वर्ष में वन में क्लर्गीज होते थे जो कि चर्च में रहते थे, पूजा पाठ कराते थे। स्टेट 2 में नोबेल्टीज रहते थे जो कि पूंजीपति रईस टाइप के आदमी होते थे। और स्टेट थर्ड्स में बेसिकली बिग बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते, कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, लॉयर्स होते थे, ये सारे होते। पीसेंट्स होते थे और आर्टिसियंस होते थे। स्मॉल पीसेंट्स होते थे, लैंडलेस लेबर्स होते थे और सर्वेंट्स होते थे। तो कहने का मतलब जो थर्ड स्टेट्स के लोगों का हाल बहुत ही बेहाल होता था। तो देखिए लिखा है इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली of king ascended the throne of the France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antony. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of the war had drained the financial resources of France. Uh, Added to this was the cost of maintaining an extravagant court and the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब 1774 में लुई 16 राज सिंहासन पर बैठते हैं तो वो मात्र 20 साल के थे और उनकी शादी जो हुई थी ऑस्ट्रियन रानी सुंदर, बहुत ही सुंदर थी, जिनका नाम था मैरी एंटोनी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो राजा लुई 16 का उनसे शादी हो जाता है। चूँकि शादी हो जाए, जब वो राज सिंहासन पर बैठते हैं तो उनको जो सिंहासन मिलता है वो जो खजाना था राज्य का बिल्कुल खाली था। क्योंकि अब राज का देखभाल, मेंटेनेंस, सिपाहियों का खर्च जो है, बाकी चीज़ों का खर्च अब उनके लिए संभालना बहुत कठिन। चूँकि एक और बड़ी बात थी कि इनका खजाना इसलिए भी खाली था कि ब्रिटेन जो कि उस दौरान अमेरिका का भी दुश्मन था और फ्रांस का भी दुश्मन था। इसने क्या हुआ, फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में बहुत अपना हेल्प किया, जिसमें इसके बहुत सारे पैसे का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को भी आज़ाद कराने का नुकसान हुआ, ठीक है। तो द वार एडेड मोर देन बिलियन लिवर्स टू द डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। लिवर्स है बच्चों, उस दौरान फ्रांस में यही मॉनेटरी चलती थी, पैसे चलते थे, मनी चलती थी। तो चूँकि वार की वजह से अब जो फ्रांस ने अमेरिका को आज़ाद कराने, वैसे तो आज़ाद कराने भाई वार हुआ, उसमें उसको बहुत नुकसान हुआ। पहले से ही 2 बिलियन लिब्रे का डेप्ट था, अब वो और बढ़ गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चेंज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। माने वे लोग जो फ्रांस के राजा को लोन दिए थे, कर्ज दिए थे, अब वो अपने पैसे की उगाही करने लगे, मांग करना लगे और 10% का इंटरेस्ट थोप दिए। अब ये सब कुछ क्या है, मैनेज करने के लिए जो राजा था उसने तरह तरह के आम जनता पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। देखिए लिखा भी है कि द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। चूँकि जो रनिंग गवर्नमेंट थी अब लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. Only members of the third state paid taxes. चूँकि हमने पहले बता दिया था शुरुआत करने में ही कि स्टेट्स 3 अलग अलग स्टेट्स में बटे और जो टैक्स पेयर होते थे वो थर्ड स्टेट्स के लोग होते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज द पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट
dated back to the Middle Age. The terms old regime is usually used to describe the society and institutions of the France before 1789. फिगर 2 में देखिए दिखाया गया है कि किस तरीके की जो सोसाइटीज़ बदली हुई थी। तो इसमें देखिए लिखा है कि अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज सॉरी पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो थर्ड स्टेट्स में पीजेंट्स वगैरह थे, किसान थे, खेतिहर थे, ये 90% लोग होते थे। और वहीं अबाउट ओनली अ स्मॉल नंबर्स ऑफ द देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। 90% तो बेचारे किसान होते जिसमें कुछ ही के पास खेत होते थे, खुद के खेत होते वो जोतते बोते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, और 60% जो ज़मीन थी वो नोबल्टीज़ की थी, चर्च की थी, और अदर जो धनी लोग होते थे थर्ड स्टेट के, उनके होते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स that is clergies and nobilities enjoyed certain privilege by the birth। वही जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के लोग होते थे क्लर्गीज और नोबिलिटीज़, ये बाई जन्मजात ही कुछ सुविधाओं का फ़ायदा उठाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सेम्पशंस फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। द नोबल फर्दर इंजॉयज फ्यूडल प्रिविलेज, दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स। अच्छा, इसमें क्या होता था, इन्हें कुछ टैक्स खुद भी मिलता था। ये टैक्स देते नहीं थे बल्कि टैक्स लेते थे। पीजेंट्स वेयर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, द वर्क इन हिज हाउसेज, फील्ड्स टू सर्व द आर्मी और पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड। जो थर्ड स्टेट्स के लोग होते थे, सेना में काम करते थे, सड़क बनाने का काम करते थे। जो क्लर्कीज या नोबल्टीज़ होते थे उनके घरों में काम किया करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्सेस कार्ड। अच्छा, वो जो चर्च टैक्स लेते थे उनको बोलते थे टाइट्स। पीजेंट से चर्च को जो टैक्स दिया जाता था उसे टाइट्स बोलते थे। और भाई दूसरे तरफ क्या होता था कि द ऑल द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट्स हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और सारे जो थर्ड स्टेट्स के लोग होते थे उन्हें टैक्स पे करना बहुत आवश्यक था। द इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल्स and the number of indirect taxes which were levied on the articles of everything consumptions like salt and tobacco। अच्छा देखिए, डायरेक्ट जो टैक्सेस होते थे कुछ तो होते ही थे, टाइल्स होते थे, और उसके साथ साथ भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे इनडायरेक्ट, जो कि नमक और तंबाकू वगैरह पर भी लगते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बॉर्न द थर्ड स्टेट्स अलोन। और चूंकि ये टैक्स इतना भारी होता था, ये सारे टैक्स क्या है थर्ड स्टेट्स के लोग अकेले ही बेचारे भरते थे। तो अब ये तो भाई ठीक बात नहीं थी, क्योंकि दो स्टेट्स के लोग एकदम आनंद लेते थे, और तीसरा स्टेट जो कि बेचारा बिल्कुल गरीब था, जिनके पास खुद के खेत भी नहीं होते थे, वो लोग मेहनत करते थे और टैक्स भरते थे। तो इस तरीके से ये पार्ट यहीं रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव बताएंगे, और ग्रोइंग मिडिल एज, एविंसेस एज एंड इन टू प्रिविलेज, यहाँ तक बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।